और देखिए साहबुद्दीन साहब के प्रति उनके बहुत हमदर्दी है। वो अपने छोटे भाई की तरह उनको मानते हैं, ऐसे नहीं है। लोग जो बोलने वाला बोलते हैं वो उनके साथ काम किए हुए हैं। एक कोशिश हो रही है कि सभी लोग मिलकर भाजपा के कैंडिडेट को कैसे हराएंगे और हमारी पार्टी की कैसे जीत होगी, इसी में मंथन चल रहा है। तो आप लोग अलग अलग रहेंगे तो सबको ये ईडी और सीआईडी और इस तरह के तमाम संस्थाओं के जरिए हम लोग को परेशान किया जाएगा। इसलिए तमाम लोग ये बात समझ चुके हैं कि जब तक विपक्ष एक नहीं होगा हम लोग भाजपा को हरा नहीं पाएंगे। और भाजपा फिर जीत जाती है तो साहबुद्दीन साहब कभी भी लालू प्रसाद को छोड़कर कहीं नहीं गए। बहुत सारे आप लोग हम तो देखें, हम लोग 7-20 साल काम किए हुए हैं। बहुत ऐसी परिस्थिति आई कि लगा कब साहबुद्दीन साहब दूसरे दल में चले जाएंगे, लेकिन साहबुद्दीन साहब ने कहा था कि प्रसाद के लिए हम लोग मंदिर नहीं तोड़ेंगे, उनका जुमला था। इस तिथि मनाई गई ना, तो पुण्यतिथि में चूँकि वो एक स्पीकर हुए हैं अभी, हालांकि जा सकते हैं ऐसे कहेंगे, लेकिन उनको किसी ने उनको इन्वाइट ही नहीं किया उन्हें उसमें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बोलता सूरज आपको बता दें कि जिस तरीके से सिवान में 2024 चुनाव को लेकर काफ़ी घमासान चल रहा है। प्रत्येक जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अभी तक उनका नाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सिवान में जो है आमतौर पे सभी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चा का विषय बना हुआ है 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर कि पार्टियां आखिर किस कैंडिडेट को उतारेगी और इस बार का जो चुनाव है किस प्रकार से चुनाव होगा, क्या रणनीतियाँ रहेगी। सभी प्रकार की जो पार्टियाँ हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं महमूदुल हसन अंसारी साहब, जो कि विश्वविद्यालय जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के सीनेट मेंबर भी हैं और साथ ही राजद के नेता भी है। इनसे हम बात करेंगे और सिवान के बारे में थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सिवान की जो राजनीतिक है किस प्रकार की अभी का राजनीतिक होने वाला है और अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन को लेकर ये क्या कहेंगे। स्वागत आपका सर हमारे चैनल में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम जो पार्टियाँ हैं सभी तैयारियां कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। खासकर सिवान की बात करें तो आप भी राजद से जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंसिबल पर्सन भी हैं और एक प्रोफेसर होने के नाते क्या लगता है कि सिवान की राजनीति किस प्रकार की राजनीति इस बार होने वाली है? देखिए, इस बार पूरे बिहार में जो लड़ाई होगी वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए, भाजपा गठबंधन, और पूरे बिहार के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार केंद्र सरकार से भाजपा को हटाने के लिए तमाम विपक्षी दल एक हो गए हैं। और इसी बुनियाद पर नीतीश कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में घूमकर कि तमाम विपक्षी दलों को एक जगह करके और एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया जाए ताकि भाजपा को हराया जा सके। इसी तनाजुर में बिहार में भी ये कोशिश हो रही है कि सभी लोग मिलकर भाजपा के कैंडिडेट को कैसे हराएंगे और हमारी पार्टी की कैसे जीत होगी, इसी में मंथन चल रहा है। पार्टी इस बात पर ध्यान दे रही है कि जो हमारे लोकसभा के 40 सीट है इसमें हम लोग 35 सीट जीत सकें और हम लोग ऐसे उम्मीदवार को उतारें जो तमाम लोगों को मतलब सामूहिक निर्णय से वो उम्मीदवार उतरे और तमाम लोग मिलकर उस उम्मीदवार को जिताएं। जो उम्मीदवार हमारा कोई भी हो, जो हमारे प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता जिस कैंडिडेट को उतारेंगे उसको तमाम लोग मिलकर हम लोग जिताएंगे। अच्छा, अभी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी का है और अभी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हाल ही में उनका मीटिंग होने वाला था पटना में, सारे विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश कैंसिल हो गई और 25 तारीख का चला गया है। तो क्या लगता है कि जो विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं उनको एकजुट कर पाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, अभी पूरे हिंदुस्तान में नीतीश कुमार का चेहरा एक ईमानदार मुख्यमंत्री का चेहरा है और लोग उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। आज यही वजह है कि वो जहाँ जा रहे हैं हर जगह उनको सपोर्ट मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है संविधान के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ, सब लोग ये बात समझ चुके हैं कि हम लोग अलग अलग रहेंगे तो सबको ये ईडी और सीआईडी और इस तरह के तमाम संस्थाओं के जरिए हम लोग को परेशान किया जाएगा। इसलिए तमाम लोग ये बात समझ चुके हैं कि जब तक विपक्ष एक नहीं होगा हम लोग भाजपा को हरा नहीं पाएंगे और भाजपा फिर जीत जाती है तो सभी लोग परेशान होंगे। लेकिन जिस तरीके से भाजपा का जो शासन काल रहा है 9 साल का, भाजपा एक तरफ कहती है, हाल ही में आपको बता दें कि सिवान बीजेपी कार्यालय है जो है और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के नंदकिशोर यादव जी आते हैं और कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल रहा है काम भाजपा का। क्या लगता है कि ये जो उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है क्या सही है? ये देखिए, भाजपा ने विकास के मुद्दे पर कहीं चुनाव नहीं लड़ता है। ये पार्टी कहीं चुनाव नहीं लड़ती है विकास के मुद्दे पर। इसका मुद्दा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, यही मुद्दे हैं। और हमारे हिंदुस्तान के नौजवान जो पढ़ लिख कर रोड सड़कों पे हैं, उनकी मांग है कि हमें नौकरी दिया जाए, विकास के रास्ते खोले जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को नौकरी मिले। लेकिन ये सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। सरकार का वादा था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे
लेकिन आज तक साल में 10 लाख नौजवानों को भी नौकरी नहीं मिलती है। इससे नौजवान भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि राम मंदिर और मुस्लिम हिंदू, इससे विकास नहीं हो पाएगा। और देश में जब तक शांति नहीं रहेगी, विकास मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन आपका भी बात एक जगह पे कहना सही है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार जो मुद्दा लेकर आई थी 2 करोड़ नौकरी को लेकर, और तमाम तरीके की जो देश बदल रहा है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर, और महिला सशक्तिकरण की एक तरफ बात करती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए हमारे हिंदुस्तान में अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा सर? देखिए, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार क्या, उनके साथ जो रेप हो रहे हैं, और रेप के जो मुजरिम हैं उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। आपके सामने मिसाल है कठुआ का, जहाँ कश्मीर में वहाँ पर लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, फिर उनकी हत्या हुई, और वैसे लोग जब जेल से निकले तो उनको भारतीय जनता पार्टी के फूल माला के साथ स्वागत किया गया। और आप एक मिसाल देख लीजिए, हिंदुस्तान के वो बेटियाँ जिन्होंने मेडल जीत कर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, पहलवान बेटियाँ, आज उनके यौन शोषण के संबंध में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी का MP ब्रजभूषण सिंह को भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है उसको अपने पार्टी से निकाल सके या उस पर कार्रवाई कर सके। और संरक्षण देना क्यों चाह रही है WFI के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण जी को, उनको संरक्षण? देखिए, ये समझ नहीं आ रहा। वो एक बहुत दबंग आदमी है, और वो इसको डर है कि उसको हटाएंगे तो कई सीटों का नुकसान हो जाएगा और हमको नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी न बेटी पढ़ाओ न बेटी बचाओ के नीति बरती है। उसका ये है कि हम कैसे जीतेंगे, सत्ता के लिए वो हर कुकर्म करने के लिए तैयार है। अच्छा, आप एक प्रोफेसर हैं और राजद से कई सालों से जुड़े हुए एक्सपीरियंस पर्सन भी है। जिस तरीके से सीवान की राजनीति की अगर बात होती है तो बहुत दिग्गज लोग यहाँ पे कदम उन्होंने रख चुका है। बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे VIP की पार्टी की बात करें, या RLJD जो नई पार्टी बनी उसकी बात करें, या तमाम तरीके की पार्टी की बात करें, BSP की बात करें, सभी लोग अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारना चाहते हैं 2024 को लेकर। क्या लगता है कि सीवान की राजनीति 2024 को किस तरफ जनता जा रही है? देखिए, सीवान की राजनीति उठा के आप देखिए, जब तक शहाबुद्दीन साहब थे हमेशा जीतते रहे। शहाबुद्दीन साहब के बाद आपके निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव जीते, फिर ओम प्रकाश ने भाजपा ज्वाइन किया और फिर जीत हो गई। लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और JDU से अलायंस हो गया और ये सीट JDU के खाते में चली गई, तो हमारे कविता सिंह चुनाव जीत गई। इस बार JDU और RJD का अलायंस हो गया है, तो RJD का अलायंस हो गया, और चूँकि ये वर्तमान में MP हैं, लेकिन ये मजबूत दावेदारी RJD का है। यहाँ पे शुरू से रहा है। 4,42,000 से जीती थी, जबकि हैना साहब दूसरे नंबर थी, 3,31,000 वोट मिला था उनको। नहीं, जीत उनकी हुई थी, लेकिन यहाँ पर RJD हमेशा एक मजबूत खूंटा रहा है सीवान में। आप देखिएगा कि सीवान में RJD हमेशा चाहे जीते चाहे सेकंड पे रहे। एक सवाल आपसे रहेगा, राजद से आदमी है, क्या लगता है कि इस बार राजद का कौन कैंडिडेट होगा 2024? देखिए, राजद का अभी कैंडिडेट कोई तय नहीं हुआ है। राजद के अब देखिए महागठबंधन की बात है, अब सीट तय होगी, लेकिन राजद में अगर ये सीट आती है, किसका जाएगा, JDU का जाएगा या RJD का जाएगा सर, ये बता दीजिए। नहीं, कोटा तो देखिए, अगर सीटिंग गेटिंग का मामला बनता है, ईमानदारी की मैं बात बता रहा हूँ, तब तो उन लोगों का मजबूत दावेदारी हो जाएगी सीटिंग गेटिंग पर। लेकिन यहाँ अगर तेजस्वी जी ये कहें कि नहीं, ये हमारा मजबूत स्तंभ रहा है कि हमको RJD कोटा में दिया जाए, हाँ, दबाव बनाया जाए, तो RJD के हिस्से में ये सीट मिल सकती है। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल आपसे रहेगा, निगेटिव सवाल रहेगा कि हैना साहब को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं अपना दावेदारी हिस्सा करेगी, हम लोग हैना साहब के साथ हैं, और जिस तरीके से राजद सरकार ने हैना साहब को दरकिनार किया, ये काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब तक थे उन्होंने राजद के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या लगता है कि हैना साहब को इस बार राजद शामिल करेगी या क्या करेगी, इसको लेकर थोड़ा सा कुछ खुलासा करें? देखिए, शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है RJD में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आप देखिए कि 2 बार हारने के बाद भी तीसरे बार भी टिकट किसको मिला? हैना साहब ही को मिला। इसलिए हाँ, 3 बार। और हमको जहाँ तक लगता है कि थोड़ी बहुत जो गलतफहमियाँ हैं दूर हो जाएंगी, तो सबसे मजबूत दावेदारी उन्हीं की रहेगी। अभी थोड़ा सा, अब हम लोग की बस की बात नहीं है, ये बड़े नेता हैं दल के, थोड़ी सी गलतफहमियाँ हैं और ये दूर हो जाएंगी, तो हमको लगता है कि ये देखिए, हैना शहाबुद्दीन साहब कभी भी लालू प्रसाद को छोड़कर कहीं नहीं गए। बहुत सारे आप लोग हम लोग 7-20 साल काम किए हुए हैं। बहुत ऐसी परिस्थिति आई कि लगा कब शहाबुद्दीन साहब दूसरे दल में चले जाएंगे, लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि प्रसाद के लिए हम लोग मंदिर नहीं तोड़ेंगे, उनका जुमला था। इसलिए थोड़ी बहुत हम अपनी कुर्बानी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पार्टी का हित हम लोग नहीं सोचेंगे। और लालू प्रसाद से उनके एक बहुत अंदरूनी गहरा संबंध था, अंदरूनी उनका मोहब्बत थी, तो लालू प्रसाद भी उनको मानते थे।
ऐसा कहीं नहीं है। लालू प्रसाद भी साहब साहब को अपना बहुत करीबियों में से एक तो वो भी थे। जब डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन साहब थे तो लालू परिवार का रिश्ता उनके साथ रहा, जब साउद्दीन साहब चले गए तो रिश्ता खत्म हुआ। नहीं देखिए, ये सब क्या है? देखिए कुछ लोग गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। आज भी हमको लगता है कि अगर थोड़ी बहुत कहीं गलतफहमी है वो दूर होगी, इसलिए कि एक मजबूत स्तंभ वो भी हैं। और आरजेडी का जो कंट्रीब्यूशन उनका है, तो आरजेडी उसको भी भुलाएगी नहीं। अब रह गया कि चुनाव, ये जो चुनाव होता है ना, ये जीतने के लिए लड़ा जाएगा। दिमाग में ये बात हो सकती है कि हम किस कैंडिडेट को दें कि लोकसभा का चुनाव जीत जाए, कि चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और विपक्ष की सरकार बना देना है। इस नीयत से बिहार के तब 400 सीटें और इसमें तमाम लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और आरजेडी के भी से भी कोई सीट आती है तो हम लोग तमाम लोग लग जाएंगे आरजेडी के लिए। अंत में एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आप हमेशा अधीर चौधरी के करीबी माने जाते हैं, हमेशा उनके साथ आपको दिखा जाता है, वही अधीर चौधरी जी हैं जो कि हमेशा साउद्दीन साहब के कदम से कदम मिलाकर चलते थे। जब से साउद्दीन साहब का देहांत हुआ उसके बाद हिना साहब या साउद्दीन साहब की पुण्यतिथि भी मनाई गई, उसमें भी वो मौजूद नहीं रहे। देखिए पुण्यतिथि मनाई गई ना, तो पुण्यतिथि में चूँकि वो एक स्पीकर हुए हैं अभी, हालांकि जा सकते हैं ऐसे कह देंगे, लेकिन उनको किसी ने उनको इन्वाइट ही नहीं किया। उन्हें उसमें कोई इन्वाइट नहीं किया और कौन करा रहा है इसी भी उनकी जानकारी नहीं थी। पहले भी बहुत और देखिए साउद्दीन साहब के प्रति उनके बहुत हमदर्दी है। वो अपने छोटे भाई की तरह उनको मानते हैं, ऐसे कि नहीं है। लोग जो बोलने वाला बोलते हैं वो उनके साथ काम किए हुए हैं। दोनों आदमी एक दूसरे को काफ़ी मददगार थे। साउद्दीन साहब की मदद और बिहारी करते थे और बिहारी जी की मदद साउद्दीन साहब करते थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। लोग बीच में ये जो गलतफहमियाँ पैदा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी जाएंगे, उनका ये है कि कौन लोग मना रहे हैं, और आरजेडी के लोग मनाएंगे, हमको बुलाएंगे तो मैं आज भी जाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं सिवान में देखा जाए तो साउद्दीन नाम के ध्रुवीकरण की राजनीति किया जा रहा है साउद्दीन साहब के नाम पे कहीं ना कहीं। अच्छा, दूसरी पार्टियां हैं वो चाह रहे हैं कि हम सब उनको मिलाएं, लेकिन देखिए मिलाने से क्या, जिसका आरएलडी है, वीआईपी है, लोजपा है, इन लोगों का कोई आधार है? यहाँ पे आधार दो ही पार्टी है, भाजपा है और ये आपको जेडीयू और आरजेडी है। तीसरी पार्टी का किसी का वजूद नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि कोई भी जो सियासत करता है घबरा के इन सब पार्टियों में अपना योगदान देगा। मैं भी जानता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हिना साहब भी आरजेडी छोड़ के किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगी। हाँ, जो गलतफहमियाँ हैं लालू प्रसाद वो लोग अपना बैठ के वो लोग दूर करेंगे, लेकिन हमको जहाँ तक मेरा अपना सोचना है कि हिना साहब भी 15 सालों से फील्ड में हैं। 3 बार चुनाव हारने मतलब हुआ 15 साल। वो भी परिपक्व नेता हैं, वो भी कोई कदम उठाएंगे ना तो बिल्कुल सोच समझ कर। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे प्रोफेसर महमूदुल हसन साहब, राजद के भी नेता हैं और बहुत ही करीबी माने जाते हैं हमारे जो स्पीकर साहब है अधीर चौधरी जी के। इन्होंने अपना तर्क रखा जिस तरीके से सिवान की राजनीति की अगर हम बात कर रहे थे तो 2024 लोकसभा को लेकर जिस तरीके से साउद्दीन साहब के नाम की ध्रुवीकरण की राजनीति किया जा रहा था, उसको भी साफ इन्होंने किया कि हो सकता है कुछ दूरियाँ रही होंगी, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। खैर, हम ऐसे आप तक खबर दिखाते रहेंगे, हमारे से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।